उसको भी 4-4 महीने लग गए 12-12 घंटे की हियरिंग करने के लिए। वो भी हम ट्रायल नहीं मानते क्योंकि वो शैम ट्रायल था। लेकिन यहाँ पे तो 4 दिन के अंदर ट्रायल इन्होंने ख़त्म किया, तो उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी लीगैलिटी कितने हद तक ठीक होगी? आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इनके ट्रायल जो हुआ ये फेयर ट्रायल हुआ है? ये हमारा मेन पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें देखें, आपको याद होगा 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी आपके आइन के अंदर। वो क्यों आई थी? वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अगर ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो आपको अपने आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम खत्म हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर सनसेट क्लॉज था। तो अब मतलब कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के 20-20 22-22 साल, किसी केसेस में तो 17 साल के लोग भी हैं, वो अभी कस्टडी में 18 साल के हुए हैं, आप उनका ट्रायल कर रहे हैं सिंपल कानून के तहत। लेकिन अगर आपने तालिबानों का ट्रायल करना था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो उनके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ी। दैट मीन्स जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं ये आपका गैर आइनी है, गैर कानूनी ट्रायल है। इसमें सबसे बड़ा देखें, 5 जजेस ने तो जजमेंट दे दी, और ये मैं अभी कह रहा हूँ, देखें जो जज करता है आपको, आपकी परफॉर्मेंस को, किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स को वो तारीख करती है, मौरख करती है। अभी हम जो मर्जी बोल दें, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर किसी को जज किया जाएगा, हमारे जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो तारीख करेगी, और तारीख हमेशा न्यूट्रल होती है, कभी वो बायस नहीं होती। इस वक्त कोई शख्स नहीं कहता कि ज़ियाउल हक साहब बहुत बड़े लीडर थे, क्योंकि वो गासिब थे, उन्होंने मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ इम्पोज किया था, लेकिन उनके ज़माने में कोई लफ्ज़ कोई शख्स बोल नहीं सकता था। अब यहीं पे आपके हमारे बाजवा साहब हैं, वो कस्में खा रहे हैं, लेकिन उनको बात यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक टाइम पे यही माटी बाजवा साहब थे, जो वो कहते थे उनकी बात मानी जाती थी। तो इस वजह से हमारे चीफ जस्टिस साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने खुद कहा था 21वीं आईनी तरमीम के केस में कि मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब तालिबान को ट्राई किया जा रहा था। अब वही चीफ जस्टिस साहब इस बेंच में नहीं बैठे, आपको बैठना पड़ेगा इस बेंच में। आपकी लेगेसी ऑलरेडी क्वेश्चनेबल हो चुकी है। क्यों? आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस का फैसला किया और उमैर न्याजी को कंटेम्प्ट इशू कर दी कि उसने क्यों कहा कि जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें। फिर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका सिंबल छीन लिया इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। आपसे ये भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी थोड़ी सेलिब्रेट हो जाए, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, तो आपको इस केस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कह चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तालिबान के केस में जब उनका ट्रायल होना था, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं 20-20 साल के बच्चे, उनके ट्रायल में आप क्यों नहीं बैठ रहे? आपको बैठना पड़ेगा, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस मुल्क की जमहूरियत का क्वेश्चन है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये टीटीपी के मेंबर्स नहीं है, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी के आम से वर्कर्स हैं, जिनके घरों की अगर ये फैमिलीज अभी आपको बताएंगी, उनकी जो स्टोरीज है, किसी के घर में डेथ हो चुकी है, किसी के घर के अंदर किसी को ब्रेन हैमरेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन हमारी जुडिशरी ने क्या किया? इन बच्चों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया, स्टे करके ओरिजिनल जजमेंट दे के। 5 जजेस, आयशा मलिक साहिबा, इजाजुल हसन साहिब, ज़ाहिर नकवी साहब, उसके अलावा जिया अफरीदी साहब, ये जो 5 जजेस थे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसी जजमेंट की वजह से इनका नाम हिस्ट्री में, तारीख के सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी जज ने ये क्या फैसला किया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में इन सिविलियंस बच्चों का ट्रायल होगा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, आम से लोग हैं, तो वो लोग, तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम तो खैर इख्तलाफ कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, सड़कों पे जाके डंडे नहीं उठा सकते, जजेस से लड़ नहीं सकते कि आपने गलत किया, लेकिन तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। इस वजह से इस पर सोचें। अगर अच्छे अल्फाज में याद आपको जाते हैं, आपको लोग याद रखें, तो आपको इन मिलिट्री कोर्ट्स का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। थैंक यू। बस ये सीट चेंज करनी पड़ेगी, सीट चेंज करनी पड़ेगी। सिद्रा मुर्तज़ा, अपना तारुफ करा दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम सिद्रा मुर्तज़ा है। अली रज़ा मेरे भाई हैं और 9 मई से वो मिलिट्री की कस्टडी में है। मिलिट्री की कस्टडी में तो नहीं कह सकती, पहले थाने में थे, उसके बाद जेल में, और उसके बाद एटीसी ने उन्हें मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया था। एटीसी ने कहा था कि एटीसी ने जब इनको कस्टडी में दिया था, तो उसके बाद इनके फ़ौरन ट्रायल शुरू हो गए थे। जिस तरह एक जज साहिबान ने कहा कि आप ट्रायल कर लें, लेकिन आप जजमेंट नहीं पास कर सकते।
अभी जो इन्होंने 20 लोगों को छोड़ा है उसमें इन्होंने जजमेंट भी पास किया है कि इनको 1-1 साल की सज़ा हुई है। मतलब उनकी जजमेंट आ चुकी है कि इनको 1-1 साल, मतलब उन्होंने सज़ा भी सुनाई है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम था। आज की हेयरिंग की बात की जाए तो हमें आज की हेयरिंग से कुछ हाई होप्स थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लिस्ट फ्राहम करनी थी आज जज साहिबान को कि जिन लोगों को 3 साल या 3 साल से कम सज़ा हुई है उनकी लिस्ट दी जाएगी। लेकिन आज वो नहीं हुआ। आज फिर से वही लार्जर बेंच वाला मसला, वही इशू उठाया गया जिस तरह पहले वाली हेयरिंग्स में हो चुका है। कभी ये 5 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है, फिर उसको कालअदम करार दे दिया जाता है, फिर लार्जर बेंच की अपील में हम जाते हैं। अगर ये समझते हैं कि 9 मई इतना सीरियस इशू है तो फिर ये लार्जर बेंच बनाएं या फिर ये फुल बेंच बनाएं। जितना इनके पास डाटा है वो सारा फ्राहम करें। इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसकी बिना पे इन्होंने सज़ाएं दी हैं, जिसकी बिना पे ट्रायल हुए हैं, तो ये सारा डाटा फ्राहम करें। जब काजी फायज़ ईसा साहब ने APS हमले का फ़ैसला सुनाया था और कहा था कि हमारी सिविल अदालतें मौजूद हैं और ATC इनको सज़ाएं देगी, वो दहशतगर्द थे। उनके फ़ैसले अगर ATC कर सकती है तो सिविलियंस के फ़ैसले फिर मिलिट्री ट्रायल में कैसे हो सकते हैं? उनका सीधा केस तो फिर ATC में होना चाहिए। और चलो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल कर लिए हैं, इन्होंने सज़ाएं सुना दी हैं, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमने आगे अपील में कहाँ पे जाना है। आया कि इनके जजेस के पास जाना है, और अब क्या हमारी अपील ये लगाएंगे? 6-6 माह हमारी अपील ही ना लगे तो फिर हम साल जलील होंगे। इन्होंने 105 लोग पकड़ लिए थे, मिलिट्री ने अपनी कस्टडी में रख लिए। ईद का मौका था, आर्मी चीफ साहब एक दफ़ा उन बच्चों के पास जाते तो सही, उनको देखते, वो दहशतगर्द लगते हैं इनको। कोई उन्हें PhD होल्डर है, कोई MPhil स्कॉलर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA का स्टूडेंट है, कोई अपना कारोबार करके, दिहाड़ी करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अकेला बंदा अपने घर का रोजगार चला रहा है, वो दहशतगर्द लगते हैं। ये माएँ बहनें बैठी हुई, ये दहशतगर्दों की माएँ बहनें हैं। खुदा के लिए आर्मी चीफ साहब से मेरी एक ही अपील है कि वो उन बच्चों से जाके मिलें, उनसे पूछें। उनके चेहरों से लगता है वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। 10 माह उन लोगों ने मिलिट्री कस्टडी में गुजारे, वो आज भी इतने मुहिब्बे वतन है। आज भी उनके जुबान पे कोई शिकवा नहीं है। आज भी वो यही समझते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सॉल्व होना चाहिए। खुदारा अपने सिविलियंस पे रहम करें। हम दहशतगर्द नहीं हैं, हमारे ऊपर ये ना थोपें। दहशतगर्द एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये गाली है। इस मुल्क में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जमहूरियत में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हर पार्टी इसके खिलाफ बोलती है, PTI भी इसके खिलाफ बोलती रही है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारे उन भाइयों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों का इतना कसूर था कि वो उस दिन सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जो ही इस मुल्क का कानून हमें इजाज़त देता है। अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो उस काफिले का हिस्सा बने हैं, उस हजूम का हिस्सा बने हैं जो तोड़ फोड़ में मुलव्वस था, और वो जज्बात में आके उसमें कोई गलती हो गई है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं बनती। 1 साल बहुत टाइम होता है। उन्होंने मारे भी खा लिए हैं, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है। जितना आपने ट्रायल करना था, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है, आपको सब कुछ पता है। हम दहशतगर्द हैं या सिविल पर्सन्स हैं? हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम हर बार जितनी भी हेयरिंग्स हो चुकी हैं, फैमिलीज आती हैं, यहाँ से उम्मीद लेके आती हैं, ये मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, ये मरीज़ बन चुके हैं, हमारे भाई अंदर हैं, वो हमें हौसला देते हैं। उन्होंने कभी हमें आर्मी के खिलाफ नहीं भड़काया, कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं भड़काया कि आप बाहर जाके ये बयान दो, लेकिन अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं अकेली यहाँ पे 10 माह से अपने भाई के लिए जंग लड़ रही हूँ। इस कौम की बेटी हूँ, मेरा ये गुनाह है? वो मेरी माएँ बहनें, हमारे घर में कितने लोग वफात पा चुके हैं हमारे घरों में। हमारे इधर एक बुजुर्ग हैं, उनके इसी सदमे में उनके एक बेटे की नेचुरल डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। एक बेटा आपकी मिलिट्री कस्टडी में और एक बेटे की डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक से। आप उस अंकल की आप देखिए, वो दाऊद खान है,
आप उन्हें देखें तो सही, सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको देखें, उनका वजूद सारा कांप रहा होता है, किसी को कोई रहम नहीं आता। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, हमारा कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करवानी है, नहीं करवानी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों को फ्री किया जाए, उनकी कोई सजा बनती है, उनको तरीके से सिविल कोर्ट्स में पेश किया जाए। हर माह हम धक्के खाते हैं, हर माह हम धक्के खाते हैं। हमारे बच्चों को हमारे सामने लाया जाता है, हथकड़ियाँ उनको लगी होती हैं, उनके मुंह पे काले कपड़े चढ़ाए होते हैं। क्या देखते हैं, हमारा खून जल जाता है उस टाइम। मेरी फिर भी अपील है, मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ना हमारे शिकवों पे किसी ने कभी गौर किया है। मेरी अपील ये है चीफ जस्टिस साहब से भी, आर्मी चीफ साहब से, इन सब से, मीडिया वालों से भी कि काइंडली इसको अब उठाएंगे, इतना लाइट इशू नहीं है। 9 मई ये सुनते सुनते हमें 10 माह हो गए। इतना ही सीरियस इशू है तो इसके लिए लार्जर बेंच आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? फुल बेंच बनाए ना, उसकी बाकायदा तहकीक करवाएं, जो आपके पास डाटा है दें। किसी को फांसी की भी सजा मिलती है तो दें आप उन्हें, वो हक़ाइक़ को सामने लेके आए कम अज कम। थैंक यू। मेहरबानी सिद्रा, बहुत मेहरबानी। तैमूर मजीद साहब, रवि साहब, ये 2-3-4 मिनट प्लीज आप बस जी अपना थोड़े टाइम लेंगे, आप काफ़ी हो बयान गया कर जी। लीजिए जी अपना। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मेरा नाम तैमूर मजीद है, मेरे भाई अंदर हैं जी। और 13 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया। 5 महीने हमें नहीं पता जी भाई कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर अचानक पता चलता है जी कि आर्मी की कस्टडी में है, मुलाकात के लिए बुलाया गया।